किताबें करती हैं बातें। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की दूसरी पुस्तिका पूंजीवादी समाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग। लीजिए सुनिए इस पुस्तिका की 5वीं कड़ी। साम्राज्यवाद और युद्ध, पूंजीवाद और इजारेदारी। आपस की होड़, मुनाफे का पागलपन और पैदावार बढ़ाने की धुन में पूंजीपति नई नई मशीनों को इजाद करता है। छोटी मशीनों की जगह बड़ी मशीनें बिठाई जाती हैं। छोटे कारखानों की जगह बड़े बड़े दानवी कारखाने ले लेते हैं, जिनमें हजारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। बड़े कारखानों में एक साथ ज्यादा माल बनाना सस्ता पड़ता है, इसलिए बड़े कारखाने वाले बाजार में अपना माल सस्ता बेचकर छोटे कारखाने वालों को आसानी से पछाड़ सकते हैं। ऐसी हालत में छोटे कारखानेदारों के पास दो ही चारे रह जाते हैं, या तो वे भी अपना कारोबार बढ़ाएं या दिवालिया होकर अलग हो जाएं। इस तरह पैदावार के केंद्रीकरण के साथ साथ पूंजी का भी केंद्रीकरण होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्रीकरण बढ़ता है, वैसे वैसे छोटे पूंजीपति होड़ में न ठहर पाने के कारण दिवालिया हो जाते हैं या बड़े पूंजीपति उन्हें निगल जाते हैं। अंत में बहुत से छोटे कारोबारों की जगह एक बड़ी फर्म या कंपनियां रह जाती हैं, जिनके हाथ में उद्योगों की सारी शाखाएं आ जाती हैं। इसी को इजारेदार पूंजीवाद कहते हैं। इस अवस्था को लेनिन ने पूंजीवाद की सबसे ऊंची और अंतिम अवस्था कहा था। इजारेदार पूंजीवाद को लेनिन ने मरता हुआ पूंजीवाद भी कहा था, क्योंकि इसी समय पूंजीवादी व्यवस्था के सारे अंतर्विरोध भी खुलकर और तेजी के साथ सामने आ जाते हैं। इजारेदारी युग में पूंजीवाद की होड़ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और तेज हो जाती है। जो होड़ पहले पूंजीपति में थी, वो अब एक इजारेदार फर्म और दूसरे इजारेदार फर्म में होने लगती है। पहले टक्कर छोटों में थी, अब बड़ों में होने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि होड़ की खराबियां भी, जिनका जिक्र पहले हम कर चुके हैं, अब बड़े पैमाने पर सामने आती हैं। पूंजीवाद आम संकट में चक्कर में पड़ जाता है। महंगाई बेहद बढ़ जाती है। माल न बिकने के कारण गोदाम जला दिए जाते हैं या समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। मिलें और कारखाने बंद होने लगती हैं, कभी कभी गिरा दिए जाते हैं और बेरोजगारी की छूत सबको निगलने लगती है। छोटे छोटे कारखानों की जब बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, तो एक तरफ तो साहूकार महाजन लोग उनमें हिस्सेदार बनने लगते हैं और दूसरी तरफ कंपनियां बैंकों में हिस्सा खरीदती हैं, और इस तरह औद्योगिक पूंजी और बैंक पूंजी भी एक हो जाती है। तब पूंजीपति वर्ग की ताकत इजारेदारों के एक या दो गुटों के हाथ में आ जाती है। धीरे धीरे करोड़पतियों का ये छोटा सा गुट देश के सारे आर्थिक जीवन पर छा जाता है, जैसा इस समय अमेरिका और इंग्लैंड में है। देश के आर्थिक जीवन की लगाम पा जाने से ये इजारेदार राजनीतिक ताकत को भी आसानी से हथिया लेते हैं। फिर राजसत्ता की सारी ताकत और उसकी सारी नीति इन्हीं इजारेदारों के फायदे के लिए इस्तेमाल होने लगती है। तब राजसत्ता इजारेदारों के हाथ का सीधा हथियार बन जाती है और खुलेआम उसका इस्तेमाल देश में पूंजीपति वर्ग के विरोधियों को दबाने के लिए होता है, खासकर संगठित मजदूरों को दबाने के लिए। पूंजीवाद का झूठा जनतंत्रवाद भी खत्म हो जाता है और वो फासिज्म की शक्ल ले लेता है। लेकिन इजारेदार पूंजीवाद सिर्फ एक देश की चीज नहीं है, उसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है। इसलिए आइए अंतर्राष्ट्रीय दायरे में भी उस पर विचार कर लें। इजारेदारी और साम्राज्यवाद। पूंजीवादी होड़ के शुरू के दिनों में पूंजीपति तैयार माल दूसरे देशों को भेजते हैं। जैसे शुरू में इंग्लैंड, जर्मनी आदि का माल बिकने के लिए हिंदुस्तान में आता था। माल बेचकर जो पैसा मिलता था, उससे वे खाना और कच्चा माल खरीद कर ले जाते थे। वो औद्योगिक पूंजीवाद का जमाना था और उस समय खुली होड़ चलती थी। इजारेदारी का चलन हो जाने के बाद से पिछड़े देशों के बाजारों में तैयार माल भेजने की जगह वहां पर अपनी पूंजी लगाने को ही अधिक महत्व मिलने लगा। इसका ये मतलब नहीं कि तैयार माल आना बंद हो गया। इसका एक कारण ये था कि पूंजीवादी देशों के मजदूर सजग और संगठित हो गए थे
और ज्यादा मजदूरी की मांग करते थे। इन कारणों से दिन दूनी बढ़ती हुई पूंजी को पिछड़े देशों में लगाना फायदे का है, क्योंकि वहां का मजदूर ज्यादा गरीब होने के कारण कम मजदूरी पर काम करने को राजी हो जाता है। साथ ही संगठित और सजग न होने के कारण ज्यादा मजदूरी की मांग भी नहीं कर पाता, और अगर ऐसा करता है तो आसानी से दबा दिया जाता है। पिछड़े देशों में पूंजी लगाने के कई एक तरीके हैं, जैसे वहां की रेलों और बंदरगाहों में रुपया लगाना, ऐसे उद्योगों में रुपया लगाना जिनसे अपने देश के उद्योगों को कोई धक्का न लगे, वहां की सरकारों और कंपनियों को सीधे कर्ज देना, या वहीं पर बैंक खोलकर वहां छोटे छोटे पूंजीपतियों को कर्ज देना। हिंदुस्तान में अब भी बहुत से उद्योगों में अंग्रेजों का रुपया लगा है। बैंक अंग्रेजों के हाथ में हिंदुस्तान के उपनिवेशिक शोषण का सबसे मजबूत साधन था। अब भी अपने देश के कई एक बड़े बड़े बैंक अंग्रेज इजारेदारों के हाथ में हैं। ये बैंक एक हाथ से हिंदुस्तान के उद्योगों में, रेलों और बंदरगाहों में रुपया लगाते हैं, मजदूरों का शोषण करके मुनाफा कमाते हैं, और दूसरे हाथ में वो मुनाफा ब्याज की शक्ल में अंग्रेज मालिकों को सौंप देते हैं। इन बैंकों के जरिए अंग्रेज साहूकारों ने उद्योगों में एक अच्छे हिस्से को पूरी तरह से अपने काबू में कर दिया है। इसी तरह आधे से ज्यादा जूट और चाय के कारोबार में, करीब 1/3 लोहा और इस्पात के उद्योगों में, अधिकांश खानों और रबड़ के बगीचों में अंग्रेजी पूंजी लगी है। पिछड़े देशों में पूंजी लगाने का एक और तरीका ये भी है कि वहां की सरकारों पर कर्जा लादा जाए। अमेरिका आजकल इस तरीके का सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहा है। ये कर्जा यूं ही नहीं मिल जाता। कर्जे के साथ साथ ये शर्त लगा दी जाती है कि फिर इस कर्ज से हमारा इतना माल जरूर खरीदना पड़ेगा। ये दोहरी लूट है। पहले कर्ज देकर सूद लो, फिर अपना सामान बेचकर कमाओ। इजारेदार पूंजीपतियों की दूसरे देश में पूंजी लगाने के इस बढ़ते हुए रुझान का जरूरी परिणाम ये होता है कि वे जिस देश में अपनी पूंजी भेजते हैं उसका राजनीतिक नियंत्रण भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। उस देश से अपनी मनमानी शर्तें मनवाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक और भी बात है, इजारेदार पूंजीपति पिछड़े देशों में अपना रुपया भेजते हैं, उधार देते हैं, और साथ ही ये भी चाहते हैं कि वो रुपया बड़े और बुनियादी उद्योगों को चालू करने में न लगाया जाए। ये तभी हो सकता है जब उस देश की राजनीतिक लगाम भी इन्हीं इजारेदारों के हाथ में रहे। इसके फलस्वरूप पूंजीवादी ताकतों के बीच दुनिया का बंदरबाट शुरू हो जाता है। पिछड़े देशों में राजनीतिक अधिकार जमाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है उन देशों को सीधे तौर से जीतकर उन्हें अपना उपनिवेश बना लेना और वहां अपनी सीधी हुकूमत कायम कर देना। भारतवर्ष में सन 1947 से पहले अंग्रेजों की इसी प्रकार की सीधी राजनीतिक हुकूमत थी। 1875 से 1900 के बीच अफ्रीका को इसी तरह सीधी विजय के जरिए काबू किया गया था। दूसरा तरीका है कूटनीति का दबाव डालकर, बल प्रयोग की धमकी देकर और अपने पिट्ठुओं की गुड़िया सरकार कायम करके अपने राजनीतिक नियंत्रण को पिछड़े देशों पर लादना। इसे नव उपनिवेशीकरण कहते हैं। पिछली लड़ाई से पहले पूर्वी यूरोप के देशों के साथ इंग्लैंड का यही संबंध था। दक्षिणी अमेरिका के देशों को अमेरिका इसी तरह काबू किए हुए है। दक्षिणी कोरिया की सरकार ऐसी ही सरकार है। अमेरिका इन सब में आज सबसे आगे है। वो सारी पूंजीवादी दुनिया का महाजन बन गया है और अपने कर्जों की रकम के सहारे पूंजीवादी देशों तक अपनी छिपी हुई राजनीतिक गुलामी लाद रहा है। हमने देखा कि इजारेदार पूंजीवाद की बढ़ती के साथ साथ उपनिवेश और अर्ध उपनिवेशों के लिए भी होड़ लगती है। इजारेदार पूंजीवाद अपनी आर्थिक गुलामी के साथ साथ जरूरी तौर पर पिछड़े देशों पर राजनीतिक गुलामी लादने लगता है। इसलिए लेनिन ने इजारेदार पूंजीवाद के युग को साम्राज्यवाद के युग का भी नाम दिया था। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।